आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो जो होने वाली है पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस पर आधारित है। प्रैक्टिस सेट 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आप सबको आसान तरीके से कवर करेंगे और पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आज पूरा वीडियो को लास्ट तक आप लोग वॉच करिएगा। आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न यह है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, आप बताएंगे। सर्वप्रथम आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो चिपको आंदोलन है ना, यह पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चलाया गया था। किसके लिए दोस्तों? तो पेड़ को कटने से बचाने के लिए चलाया गया था। जो उत्तराखंड की जनजाति थी ना, उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है चमोली जिला। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, उत्तराखंड का एक चमोली जिला और चमोली जिला का एक गांव है जिसका नाम है रेनी, या इसको रेडी भी कहीं पे लिखा हुआ मिल सकता है। जो यहाँ के लोग थे, जब वहाँ के जो ठेकेदार लोग थे, लकड़हर्रा लोग थे, जब वो पेड़ों को काटते थे तो यहाँ की जनजाति उस पेड़ों से चिपक जाती थी। इसी क्रम में यह आंदोलन नाम लिया चिपको आंदोलन का। और चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंध रखता है? तो उत्तराखंड का चमोली जिला का रेडी गांव। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अगर आपसे पूछे चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं, प्रणेता के बारे में या जनक के बारे में पूछे तो तुरंत आप बताइएगा सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है प्यारे? तुरंत आप बताइएगा सुंदरलाल बहुगुणा इसके जनक कहे जाते हैं। अगर आपसे कहीं ये भी पूछे कि चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था तो तुरंत आप बताइएगा 1973 में। कब दोस्तों? तो 1973 में स्टार्ट हुआ था आपका चिपको आंदोलन। इसी क्रम में आपसे एक बार ये भी प्रश्न बन चुका है कि अपिको आंदोलन क्या है। तो अपिको आंदोलन भी पेड़ों को कटने से बचाने के लिए स्टार्ट हुआ था और यह किस राज्य से संबंध रखता है? तो कर्नाटक राज्य से। किससे दोस्तों? कर्नाटक राज्य से। ये भी पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चला था। और आपको बता दें ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1983 में। कब प्यारे? 1983 में। अगर पूछे कि इसके जनक या प्रणेता किसे कहते हैं, तुरंत आप बताइएगा जो आपका पांडुरंग हेगड़े। क्या नाम है दोस्तों इनका? पांडुरंग हेगड़े इनके जनक या प्रणेता कहे जाते हैं। ये भी चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ हुआ है। ओजोन जो है दोस्तों याद रखेंगे, ओजोन एक परत है और ओजोन परत जो है ना दोस्तों याद रखेंगे ये लेयर है, लेयर। और जो आपका वायुमंडल है यह वायुमंडल अनेक परतों में बटा हुआ है। आपको ये भी पता है सबसे नीचे जो है ना क्षोभ मंडल है। क्या है प्यारे? क्षोभ मंडल है। और क्षोभ मंडल के बाद जो पड़ता है ना उसे हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। और समताप मंडल का ही हिस्सा है आपका क्या? ओजोन परत, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो O3 से दर्शाते हैं। इससे बहुत ज्यादा यूपी टेट में प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न बनते हैं कि ओजोन परत से हमें क्या लाभ है। तो ओजोन परत जो होती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर यह ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से नहीं रोकती तो जब यह मानव शरीर पर ये जो इसकी प्रकाश है या इसके जो किरणें हैं वह डायरेक्ट पड़ेंगी तो जैसे मनुष्य को मोतियाबिंद या स्किन कैंसर संबंधित समस्याओं को झेलना पड़ेगा या उनको हो सकती है। तो वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पे हुआ है? तो समताप मंडल में हुआ है। बहुत ज्यादा इससे प्रश्न बनता है। और समताप मंडल से आपसे ओजोन परत से एक प्रश्न बनता है, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष के 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। अगर आपसे ये पूछे कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो आप क्या बताइएगा? एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस जगह का हिस्सा है? तो नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? याद रखेंगे नीदरलैंड में पड़ता है और यह पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर काम करता है। क्या है दोस्तों? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है और यह जो है ना दोस्तों वह पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो था दोस्तों 11 दिसंबर सन 2002 को पारित किया गया था। 11 दिसंबर सन 2002 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या कहलाता है? आपको बताना होगा कि जो खाद्य श्रृंखला है ना उसमें जो उस श्रृंखला को देखिएगा तो जो सबसे ऊंचे स्तर पर होते हैं ना उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनको हम लोग बोलते हैं मांसाहारी। तो घास भूमि क्षेत्र परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है ना उससे हम लोग मांसाहारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे आप लोग देखते हैं ना उत्पादक होते हैं,
पुनः उसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक और इसी क्रम में हम लोग इसको देखते हैं, नीचे से ऊपर बढ़ता क्रम चला जाता है। तो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है उसे हम लोग मांसाहारी का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है मतलब कि जैविक घटक है। अब इनमें से हमें क्या देखना है, जैविक घटक कौन सा है, आपको यही देखना है। फास्फोरस क्या है? अजैविक घटक है। आपका यहाँ पे देखेगा प्रोटीन, ये भी दोस्तों आपका अजैविक घटक है। मृदा भी अजैविक घटक है, लेकिन याद रखेगा जैविक घटक आपका क्या है? तो कवक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है, मतलब पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती है? कौन ऐसी कृषि की प्रक्रिया है? आपको पता होना चाहिए, जैविक खेती है ना, जैविक खेती में ज़्यादा हम लोग रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं और यह हमें हमारे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती है, तो जैविक खेती को आप सही मानिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अम्लीय वर्षा संबंधित है किससे? आपको बता दें, अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैसों होती है और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, क्योंकि बस केवल टू केवल प्रैक्टिस सेट है। मेरी तबीयत इतना अच्छी नहीं है कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं चीज़ें, केवल आपको एक प्रैक्टिस कराने की दृष्टि से एक छोटी से छोटी वीडियो में आपको इस समय प्रोवाइड करा रहा हूं। इसलिए आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर का बात देखिएगा, WWF से क्या आशय है? WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में बहुत ज़्यादा पूछता है, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, ये भी आपका बहुत बार पूछा है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा सीओ पूछता है, सीओ क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, यह वाहनों के साइलेंसर से निकलता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। CO2 पूछता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, जो इसको मनुष्य निष्कासित करता है, पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन गैस पूछता है, ऑक्सीजन जो होता है मनुष्य इसको सेवन करते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान इसे मुक्त करते हैं, ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? अगर आपसे पूछे फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है, तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, बहुत ज़्यादा पूछता है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। आपसे पूछता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये भी आपका वहीं पे है दोस्तों। आपका पूछता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये भी दोस्तों आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही है। इतनी चीज़ों को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न बन जाता है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में इतने जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है? अगर पॉल्यूशन मापन या पॉल्यूशन का मेजरमेंट कौन सी एजेंसी करती है, तो आपको बताना होना चाहिए कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो जिसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में है। और यह जो है ना, भारत में प्रदूषण नियंत्रण का कार्य या प्रदूषण मापन का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना, वह भारत में ये मुख्य एजेंसी है जो प्रदूषण मापन का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बातों को याद रखिएगा। एक प्रश्न आपसे मैं और बता दूं, BOD बहुत ज्यादा पूछता है, बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड जो होता है दोस्तों। आगे देखिएगा, यह जो होता है ना, यह प्रदूषित जल के जल को मापने का है। जैसे जल होता है ना, वह प्रदूषित है कि शुद्ध है, इसका मापन BOD के माध्यम से करते हैं, याद रखेंगे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर की बात देखिएगा दोस्तों। 12 नंबर क्या कह रहा है कि जो आपका कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, जो अवस्थित है कहाँ पे दोस्तों? तो याद रखेंगे, जो कोटोपाक्सी है वह एंडीज में है। कहाँ पे दोस्तों? तो वह एंडीज में है, जागृत ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है किस नाम से? तो जो तिब्बत की सांगपो नदी है ना, भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। इस बात को याद रखेंगे, इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण ज्यादा होता है? आपको बता दें, आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण भारत में कहां पे ज्यादा होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्योंकि आपको बताना होगा जो भारत में पश्चिमी घाट के जो दक्कन है वह शुष्क है, क्योंकि वहां पर रैन शैडो प्रभाव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है दोस्तों? रैन शैडो प्रभाव। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर की बात करिएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था?
वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के बारे में बात करें तो 9 सितंबर 1972 को, कब दोस्तों, तो 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। जितने वन में निवास करने वाले जीव जंतु हैं उनके, जो आप लोग जानते हैं ना, उनके क्या कहते हैं इसको दोस्तों, उनको मारना या पकड़ना, या उनका जैसे कि लोग खाने वाले शिकार होते हैं ना, शिकारी होते हैं, शिकार करते हैं, शिकार पर रोक लगा दिया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, जो 9 सितंबर को पारित करके कर दिया गया था दोस्तों। आगे देखते हैं, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है। तो जो वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली जो सौर विकिरण होती है उसे हम लोग सौर स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सौर स्थिरांक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो यूएसएसआर से लिया गया है। इस बात को याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। इस बात को याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और यूएसएसआर से लिया गया है। इस बात को याद रखेंगे, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, मतलब क्या गलत है। मीथेन उत्सर्जन करने वाला है या उच्च उष्मीमान है, इसका नीले ज्वाला के साथ जलने वाला है, एक स्वच्छ ईंधन है। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन क्या असत्य है, तो असत्य ही आपका सही होगा, यही गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में आप लोगों ने देखा भी है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो कितने, याद रखिएगा, जो देशांतरी दूरी होती है 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर कितनी होती है। आपको पता है कि 24 घंटे में जो देशांतरी सुई है वह कितने डिग्री मूव करती है, कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। तो 1 घंटा में वो कितने डिग्री घूमेगी, तो 360/24 हो जाएगा। 24 इसमें आप लोग भाग करिएगा, आपका 15 डिग्री मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अगर आपसे पूछे कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसलेक द्वारा सर्वप्रथम किया गया था, कब दोस्तों, एजी टांसलेक द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ध्रुव तारा कहा जाता है किस तारे को। तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा का नाम देते हैं। बहुत बार मैंने सब प्रश्न आपके लिए कवर करा दिया हूं, तो इसलिए आप लोग इसको देखते रहिएगा। वो ध्रुव तारे किसे बोलते हैं, तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारे बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरी जो तबीयत है, सेहत है, उतनी अच्छी नहीं है कि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। केवल मुझे ये ध्येय होता है कि आपसे मैं प्रतिदिन रूबरू हूं, इसलिए मैं आप लोगों को इतने बुरा समय में भी आपके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। 24 नंबर की बात करिएगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। तो याद रखेंगे 1973 में। कब दोस्तों, तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करिएगा तो 1973 में से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, किन 2 दलों के बीच हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि यह कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। किसके दोस्तों, तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, जो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहा जाता है किसको दोस्तों, तो जो जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए, तो गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों, गुजरात राज्य में है। ये बात को याद रखेंगे। आपसे बहुत ज़्यादा पूछता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका गुजरात में है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रचलित है। ये भी चीज़ आप लोग कवर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है किसके लिए दोस्तों। आपको बता दें, जो कार्बन डेटिंग होता है ना, वह प्राचीन स्थल में जो हड्डियाँ होती हैं या जो सामग्रियाँ होती हैं उनका आयु मापन किया जाता है, उनका एज का मापन किया जाता है इसके माध्यम से। इनमें से सभी होगा नहीं। श्वेत पट पर लिखे गए कार्बन का प्रयोग नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कार्बन डेटिंग होती है ना, यह प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों का आयु मापन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो 24 जनवरी 1900। कब दोस्तों, तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। अगर आपसे पूछे तो ग्रीन हाउस गैसों में आपका सबसे ज़्यादा जिसकी मात्रा है दोस्तों, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा।
आपको मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा पूछता है CO2, आपका CH4, आपका N2O और आपका CFC। यही मुख्य रूप से आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों 30 प्रश्नों को मैंने कवर किया। कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा। देखते रहे अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।